मुस्कान, स्माइल, ये एक ऐसी चीज़ है जो होता है ना कि हर किसी में, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान देखकर, स्माइल देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहूँगी कि हर किसी में बस खुशियाँ बाँटते रहिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इतना टफ समय चल रहा है लोगों के लिए, किसी को फाइनेंशियल, किसी को हेल्थ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। इसलिए ज़रूर आप किसी से भी मिलें, किसी से भी, भले आपका दोस्त है, आपके पहचानने वाले हैं या नहीं है, बस एक मुस्कुराकर उन्हें देख लीजिए, एक स्माइल भी बहुत काम करती है। वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो, जहाँ हम करते हैं बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर पवन शुक्ला जी। मिस्टर पवन शुक्ला, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी एक्टिंग की हुई है, और जब उन्हें लगा कि नहीं अब मुझे और भी कुछ करना है तो उन्होंने अपना पैशन ढूंढा डबिंग में। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारी वॉइस डबिंग की है। इवन आपने सुना ही होगा कि कृष्ण भगवान जी की जो आवाज़ है वो इन्होंने रखी हुई है, इवन साईं बाबा जी की। तो ये सब में उनका एक्सपीरियंस, उनकी पैशन जर्नी कैसे रही है, आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और इवन बहुत सारे कहते हैं ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जो प्रेरणा की ज़रूरत है, जो एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए होता है, सही दिशा चाहिए होती है, आज वो हमें दिखाएंगे। तो चलिए बुलाते हैं उन्हें, और उनको बुलाने से पहले देखेंगे उनकी स्टोरी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हैं पवन शुक्ला जी, और चलिए बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक और खूब सारे आदर सम्मान के साथ करते हैं उनका स्वागत। वेलकम टू आवर शो मिस्टर पवन शुक्ला जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे शो की टैगलाइन है वो है स्पीक योर पैशन, क्योंकि एक पैशन ही है जो हर इंसान को एक गोइंग रखता है। तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से पैशन क्या है? पैशन, जुनून। हाँ, जुनून, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। कभी बचपन में मैं छोटा था तो क्रिकेट का एक जुनून था, जोश था। फिर फादर बड़ी जल्दी उनका देहांत हो गया, तो नेचुरली पैशन बदलता रहता है। और मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो भटक रहा था। जैसे अर्जुन था, भटक रहे थे और कृष्ण भगवान ने उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया। तो मुझे तो सीधा पकड़ के उन्होंने कहा कि ये लो कृष्ण करो, और फिर मुझे लगा कि ये आर्ट भी मुझ में है। तो लगा कि फिर वो पैशन बन गया, एक्टिंग एंड वॉइसिंग। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप सोचते रहे, कंफ्यूज रहे, बहुत बार ये आपने सही कहा कि हमारा पैशन बदलता रहता है। बचपन में हम कुछ और कर रहे होते, लगता है यही बनना है, यही करना है। जैसे मोस्टली मैंने बिल्कुल। देखा बॉयज को ये होता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। हाँ। तो ये जर्नी हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसे कब आपको लगा कि हाँ नहीं, मतलब सही रास्ता आपको कब मिला? बड़ा मुश्किल होता है कि आपका जो पैशन हो, जो काम आप कर रहे हैं, वो दोनों ही एक ही चीज हो। जो आप काम कर रहे हैं वही आपका पैशन हो, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो बड़ा इत्तेफाक रहा कि मैं जब आया बॉम्बे, और बड़ा ही संकोची दबा दबा पर्सनालिटी थी, कानपुर का एक लड़का बॉम्बे आया, और इंग्लिश में भी बड़ा कमजोर, तो नेचुरली अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता था तो बड़ी लगता था कि कैसे मैं, और बहुत सीखने की जिज्ञासा। तो धीरे धीरे जब मैंने वॉइसिंग एक्टिंग करना शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये आर्ट भी मुझ में था, ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर। तो फिर वो धीरे धीरे इतना जबरदस्त, अब कह सकता हूँ कि जुनून बन गया। अब ये पैशन हो गया। तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं अनभिज्ञ था अपने, जैसे होता है ना क्वालिटी से आदमी कभी कभी अनभिज्ञ होता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या है। कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे, फादर की डेथ हुई तो वो सपना भी टूट गया, वो पैशन बनते बनते रह गया। जाहिर सी बात है, क्रिकेट में आज करोड़ों रुपए चाहिए क्रिकेटर बनाने के लिए। तो बड़ा मुश्किल था। तो अब जब यहाँ आए तो लगा कि ये भी चीज, और फिर मैंने जो भी काम करा कोशिश यही की कि बस दिल लगा के करूं, ईमानदारी से करूं, अच्छा करने की कोशिश करूं।
बस। जी। तो सर, जो आपने कहा कि आपने जब वॉइसिंग और एक्टिंग चालू की, तो एक्टिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब मैंने, जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि पहले के ज़माने में ईज़ी था रोल्स मिल जाना, ऑडिशंस की इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी। तो क्या फ़र्क लगता है आपको दोनों में? हाँ, बल्कि वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता था और ये कलाकारों की कद्र होती थी। अब तो ऐसे चुना जाता है कलाकारों को, लगता है जैसे आलू भिंडी तरकारी बेचने के लिए कि नो 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 नो, यू आर नॉट फिट फॉर दिस, नो 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 नो, ऐसे कि आदमी जो अच्छा आर्टिस्ट होगा भी वो जाना पसंद ही नहीं करता। उसे लगता है कि बड़ा इंसल्टेड फील होता है कि भाई आप कुछ तो एक तरीका, एक लाइन अप बनाओ कि कौन सा आर्टिस्ट को बुलाना है, कौन किसको नहीं बुलाना है। आप भेड़ बकरियों की तरह सारे आर्टिस्टों को मैसेज कर देते हो, वो बेचारे पहुंचते हो, फिर बड़े गंदे ढंग से आप कहते हो कि नो नो, यू आर नॉट फिट, नॉट फिट। अब वो बेचारा कहाँ से आया गर्मी में, कैसे कैसे आया है, क्या मजबूरी है उसकी, पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, बेचारा कैसे कैसे स्ट्रगल करके आया है। तो उसके बाद कहना इस तरीके से एक लाइन में, नो नो, यू आर नॉट फिट, यो आप भी आप रुकिए, आप जाइए, आप रुकिए, आप मतलब तो बहुत ही खराब। उस जमाने में क्या होती थी, कद्र होती थी और लोग पहचानते थे, नजरों से देखते थे, फिर करेक्टर के हिसाब से करेक्टराइजेशन होता था, डायरेक्टर देखते थे, प्रोड्यूसर देखते थे और बाकायदा एक्ट करके, मतलब उनके सामने एक्ट करवाते थे वो। ये जी, नहीं कि जी। कास्टिंग डायरेक्टर के से करवा दिया और बाद में फाइनलाइज किया, खुद अपने सामने। मेरा तो एक्सपीरियंस ही था, ताराचंद बढ़ियात्या, सूरज बढ़ियात्या, राजकुमार बढ़ियात्या, सब बैठे थे। मैं तो मतलब छोटा सा था मैं, 17-18 साल का, मैंने देखा, मैं तो मतलब पसीने छूट गए नेचुरली पहली बार जिंदगी में। तो बड़ी बड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पेपर है, ये पढ़ के आप याद करके आप सुनाए, और सब मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, अच्छा। कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे थे कि देखें कॉन्शियस होता है, बच्चा है, छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं कॉन्शियस हो जाए, और अगर यहाँ हो जाएगा तो आगे कैसे करेगा। तो फिर किया, बड़ा हिम्मत बटोर के किया, तो बड़ा अच्छा लगता है, उससे बड़ी कदर थी कलाकारों की। सर, अभी मतलब जैसे अभी ऐसा हो गया है कि सबसे ऑडिशन सबसे करवाते हैं और आधे से ज्यादा लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत सारे जो अभी होता है ना कि नए जो हैं लोग, उनमें तो पेशेंस ही नहीं है नए स्ट्रगलर्स में। नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि आपने भी इतना काम किया है, तो जब हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं तो डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेस तो होते हैं क्योंकि आप बड़े अच्छे मूड से, आप पूरी तैयारी से मेंटली प्रिपेयर होकर, नहा धो के, जो बेस्ट ड्रेस होती है वो पहन के आप जाते हो, पूरा आप ये सोच के पॉजिटिव वे में जाते हो कि आज तो मेरा काम होना है, हमें ये होना है। लेकिन नहीं होता है तो बड़ा खराब लगता है, और एक समय तो आता है एकदम से आदमी बुझ जाता है और लगता है कि अब क्या करें, एकदम से सन्नाटा, एक वर्ड में, नो नो, यू आर नॉट फिट, बस एकदम से सन्नाटा। एक्टरों को मैंने देखा है, फक चाहे एकदम सफेद हो जाता है, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, फिर आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिन चीजों को, जैसे मैं हूँ, म्यूजिक भी करता हूँ, अपनी धुनें भी बनाता हूँ, कोई गजल उठा लेता हूँ तो उसमें लग जाता हूँ, या कोई गेम खेलने लगता हूँ, या पसीने बहाने लगता हूँ। सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि अपना आक्रोश कहीं अपने शरीर पे ही निकाल दो, पसीने पसीने हो जाओ, कुछ ऐसा करो, कुछ भी आर्ट से ही रिलेटेड, डांस करने लगे, कुछ भी उल्टा सीधा, कोई जरूरी नहीं कि आप रिदम में बस करें, कोशिश करें रिदम में करें, बट वो जो अंदर का एक आक्रोश और जो डिप्रेशन और वो एक होता है ना, वो सब पसीने पसीने निकल जाता है। तो मैं तो यही अख्तियार करता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है उसको मेंटल में ना लेके शारीरिक रूप से उसको खत्म कर दो, लाइक जो इतनी अपनी वो चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप शारीरिक रूप से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैंने अपने आर्ट से रिलेटेड कुछ किया है, कुछ तो किया, चाहे मैंने रिदम में डांस किया हो, चाहे मैंने म्यूजिक में किया हो, चाहे मैं गेम खेला हो, तो वो एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है जब आप शारीरिक रूप से अपने आप को एकदम से पसीने पसीने कर देते हो। तो जी। वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करती है उसी लाइन की, या आप बहुत अच्छी फिल्म देख लें, या बहुत अच्छा म्यूजिक सुन लें। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको फिर से वो चीजों को भुला के एक नया जोश, एक नई उमंग देते हैं कि कल से एक नया सूरज उगेगा, कि नई उमंग के साथ फिर निकलेंगे, फिर कुछ। और वैसे भी अब इतना इतना हो चुका है कि मैं तो सबसे यही कहूंगा, मैं अपने आप से भी यही कहता हूँ, अपने बच्चों से भी यही कहता हूँ कि अब दिमाग तक प्रॉब्लम मत आने दीजिए। जो है सुना, कानों तक सुना, दिल में तकलीफ हुई,
उसको दिमाग में जहां जाने दिया तो आपके चेहरे पे, पर्सनालिटी पे असर दिखेगा और आपके चेहरे का वो नूर जो होता है खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो, बिल्कुल कोई भी परेशानी हो, कोशिश करें प्राणायाम योग करके वो माइंड तक ना पहुंचे। बस कोशिश करें कि वो माइंड में कहीं ब्लॉक, जैसे शिव जी थे ना, उन्होंने हलाहल विष ले लिया हाँ था लेकिन उसको पेट में नहीं उतारा, उन्होंने अपनी योग विद्या यहाँ कंठ में जी। अटका लिया कि मैं अगर शरीर में उतर गया तो ये हलाहल विष मेरा तो विनाश करेगा ही करेगा। इतना भयानक विष था वो। तो उन्होंने कंठ में उसको अपने योग से, इसीलिए कंठ उनका नीला पड़ गया था गर्दन, और नीलकंठ कहलाए थे। तो कोशिश करें दिमाग तक न पहुंचे। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सही में हम लोग जब मेंटली हम सोचने लग जाते हैं तो डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, और ये बिल्कुल इससे बिल्कुल हमारे फेस पे, शरीर पे सब पर होता है। तो सर बिल्कुल। जब आप मुंबई आए होंगे तो होता ना, मुंबई में आते ही सबसे पहली टेंशन होती है रहने की, फाइनेंशियली कैसे सेटल होना है उसकी। राइट। वो जी वो जी। स्ट्रगल आपने की है? फॉर्चुनेटली ये स्ट्रगल मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअली माय फादर वाज अ टॉप सर्जन इन यूपी, और ओके। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन वहां पे किए थे, कैंसर के 8-8 10-10 घंटे के ऑपरेशन करके जब वो घर आते थे तो कहते बेटा मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, और हम लोग चढ़ जाते थे उनकी पीठ पे, और जैसे एकदम मालिश, एकदम पैरों से उनको जोर जोर से। तो मुझे याद है, तो उनको जब वहां से न्यूज आई, उनके पेपर में छपी कि इतनी कम फैसिलिटी में उन्होंने, डॉक्टर श्याम नारायण शुक्ला ने इतना अच्छा ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है, तो यार टाटा से उनको ऑफर आया था कि आप यहाँ आ जाइए। तो कई बार वो यहाँ आए थे, तो वो मम्मी को शौक था फिल्मों का, तो जाहिर सी बात है मम्मी यहाँ थी। तो उन्होंने एक घर लिया था सांता क्रूज लिंकिंग रोड में। वो उन्होंने कहा था मैं अपनी डिस्पेंसरी के लिए ले रहा हूँ, मैं आया करूंगा अपने पेशेंट्स को यहाँ ऑपरेशन करूंगा, और वो वहां पे मैं उनको देखा करूंगा, फिर वापस कानपुर आ जाऊंगा। लेकिन फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बेचारे खुद ही 40 भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, 38-39 के उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। फिर वो सब कुछ बदल गया। फिर हम लोग का ये था कि अब कानपुर से फिर हम यहाँ बम्बई आए, और उसी घर में रहे जो उन्होंने डिस्पेंसरी के लिए सोचा था। तो उसमें रहे हम लोग, मैं, ऋषभ भैया, मदर हमारी, मदर बहुत ज्ञानी थी इस फील्ड की, बहुत नॉलेज रखती थी, काफी जानकार थी। तो बस उनसे जो भी शिक्षा मिली कानों के थ्रू, दिमाग में दिल में जो पहुंचा, बस उसी ने रास्ता दिखाया। कुछ रास्ता था ही नहीं, एक्चुअली रास्ता भी मैं तो कहूंगा ईश्वर ने दिखाया। मैं तो सच में भटका हुआ अर्जुन था, जो कृष्ण भगवान ने उंगली पकड़ी और कहा चलो मैं बताता हूँ रास्ता सही तुम्हारे लिए क्या है। बारे में आप और ही लकी रहे होंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। जी जी जी। लेकिन घर होने के बावजूद भी कई बार ऐसा आप, अच्छा उस जमाने में ऐसा होता था कि चैनल्स थे नहीं, डीडी थे, डीडी हाँ था सिर्फ। तो आप आपने एक किया पेइंग गेस्ट, तो आप रातों रात, क्योंकि और कोई चैनल था ही नहीं, तो आपने पेइंग गेस्ट किया तो आप रातों रात स्टार हो गए। तो आप बस में नहीं चल सकते, क्योंकि मैं सांता क्रूज से डीएन नगर जा रहा था बस में, तो एसएनडीटी स्कूल पर कॉलेज पढ़ता था, तमाम लड़के लड़के चल गए रोहित 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 रोहित। मतलब आप, एक्चुअली पैसा उतने मिलते नहीं थे, और आप इतना एम्बेरस फील करते थे कि आप पॉपुलर इतना ज्यादा हो गए लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। और ये सब। उससे पहले एक और बॉम्बे दूरदर्शन की टेलीफिल्म की थी, आपको तो मालूम टेलीफिल्म में, और वो दूरदर्शन की कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं। वहां पे भी मैं एकदम स्टार, एकदम सब पॉइंट आउट करते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो कठिन होता है बहुत, और इतना गैप होता था, इतना गैप। आपने एक किया आज, और पता चला 3 महीने आप बैठे हैं, तो लगता था बाप रे बाप क्या करें क्या करें, कैसे अपने आप को कुछ। बस उसी दौरान फिर मैंने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि एक प्रोग्राम किया और उसके बाद 3-4 महीने बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है। और एक ये था कि लीड्स लीड से शुरुआत हुई थी, तो मैं लीड ही करना चाहता था। तो फिर धीरे से वॉइसिंग में उतरा, और वॉइसिंग में इतना बिजी हो गए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड। उस जमाने में तो कैश मिला करता था, और दिन में 4-5 रिकॉर्डिंग, 2 सीन उधर करने, एक सीन उधर करना है, 3 सीन इधर करने, 4 सीन। रात को मेरे पास 8-10 हजार रुपए पॉकेट में रहते थे, और 18 साल का मैं, 19 साल का, मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं मैं। तो बड़ा एक बहुत देखा मैंने, बड़ा कैश मिला करता था, आज की तरह नहीं, चेक वेक नहीं मिलता था, कैश मिलता था।
तो ये तो सर बहुत ये जो आप कह रहे हो कि एक्टिंग करते करते जब आपने वॉइस ओवर डबिंग स्टार्ट की, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जैसे कि आप कह रहे हो कि एक दिन में आपको इतना काम मिलने लगा, तो आपको एक दिन ऐसे। में नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं अंजलि जी। अब मैं जब पहली बार मुझे याद है केतनो डबिंग थिएटर हुआ करता था पाली हिल में, जो अब नहीं है। तो ओके। वहां पे लूप सिस्टम चला करता था। ओके। तो एक मतलब आपने पकड़ नहीं पाया तो खड़ाक से फिर से आएगा, फिर पकड़ नहीं पाया तो आपको, मैं पकड़ ही नहीं पाया, मैं कर ही नहीं पाया, फर्स्ट लाइन ही नहीं बोल पाया। और वो पहले पूरे पूरे सीन करने पड़ते थे, उसमें एक मिस्टेक होती थी तो आपको फिर से पूरा सीन करना होगा। जी तो जी। आज की तरह नहीं कि एक एक लाइन करना है, आज कल तो एक वर्ड गड़बड़ होता तो वर्ड निकाल के उसको चिपका देते हैं। तो उस जमाने में बहुत कठिन था। तो पहली बार ऋषभ भैया ने मुझे खड़ा किया था और मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया था। तब मुझे अच्छा। बड़ा, मैंने कहा ये क्या है, ये एक्टिंग से ही जुड़ी चीज है और आदमी को मतलब जरूरी कि डबिंग भी आनी चाहिए। मैं एक्टर हूँ तो डबिंग बहुत, फिर लग गया, जूझ गया। और बहुत छोटे से शुरू करते 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 एक टाइम ऐसा है, और ज्यादा वक्त नहीं लगा, मुश्किल से 1 डेढ़ महीने 2 महीने में ऐसा टाइम हो गया कि लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मेन मेन रिकॉर्डिस्ट ने, बीआर फिल्म, सब जगह से कॉल आना शुरू हो गया। बस ऐसा रहा। मतलब आपने, एक होता है ना, एक लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है इम्प्रूवमेंट्स के लिए। हारे नहीं, आप थके नहीं, भागे नहीं, अपने अपनी कमजोरियों पे विजय कर पाते जाए। बस एक फलसफा मैंने सीखा है कि अपनी कमजोरियों से ये नहीं हो कि आप डर के भाग गए। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको आप सीखिए, एक बार नहीं 10 बार सीखिए, वरना वो कमजोरी आपको जिंदगी भर डराएगी। सारी जी जिंदगी आप उससे भागते रहोगे। तो जी। जूझ के कुछ भी कोशिश करके उस कमजोरी पे विजय पाए। यही एक मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, सबसे यही कहता हूँ। तो सर जो दूरदर्शन के जमाने से जो अभी अभी एक, पहले तो एक ही ऑप्शन था तो अच्छा भी था कहीं ना कहीं, अभी तो इतने सारे ऑप्शंस हो गए, इतने सारे चैनल्स हो गए, तो ये जो बदलाव है इसमें वॉइस ओवर का क्या इम्प्रेशन पड़ा है, मतलब उसमें क्या बदलाव आए हैं? अब बदलाव अंजलि जी ऐसा हो गया है कि अब एक एक लाइन करने में आपको वो क्वालिटी कहाँ मिलेगी। आजकल के जितने भी डबिंग आर्टिस्ट हैं जो नए आ रहे हैं, वो सब एक एक लाइन करने में वो फील नहीं आ सकती जो एक सीन करने में फील आती है। आप एक एक लाइन सोच के देखिए, एक सीन है जिससे 7 8 लाइनें हैं, आप एक एक लाइन कर रहे हैं, एक एक लाइन कर रहे हैं, उसमें सांसों का और उन सब का जो एक नेचुरल बहाव बहाव होता है ना, फ्लो होता है, वो नहीं मिल सकता आपको। और एक एक लाइन करने में वो फील नहीं मिल सकती आपको, वो एक्सप्रेशन नहीं मिल सकते। जो आप हम्म। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 6 बार आप सीन देख लें और उसको पॉजेस मार्क करके एकदम दिमाग में बैठा के जो एक साथ करेंगे, वो एक लाइन में कभी नहीं आएगा। तो बहुत फर्क आ गया, अब तो बहुत फर्क। अब मैकेनिकल, अब वो आर्ट वाली बात नहीं रह गई। अब हो गया है कि बस एक एक लाइन करो, आगे बढ़ो, करते जाओ, बस ये है। तो बड़ा बहुत चेंज हो गया, इसकी वजह से क्वालिटी जरूर मारी जा रही है। और एक और है कि आजकल तो रोमन में लिखने लगे हैं। थोड़े दिनों में तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से हिंदी हिंदी पढ़ने और लिखने वाले खत्म हो जाएंगे। ये आजकल की जनरेशन को हम लोग जहर के इंजेक्शन दे रहे हैं कि थोड़े जी। दिनों में हिंदी पढ़ना, हिंदी बोलना, हिंदी लिखना सब भूल जाए। वो रोमन एक और आ गई, नई। आदमी हिंदी पढ़ सकता है या इंग्लिश पढ़ सकता है, एक नई रोमन आ गई। तो बड़ा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, बहुत सारी। बड़ा हाँ, फनी नहीं भी लगता है। तो एक होता है ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि पहले होता था कि अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो पूरा सीन फिर से करना है, तो एक डेडिकेशन भी होता था कि हाँ हम लोग एकदम ध्यान से फीलिंग के साथ वो बोलना। और अभी अभी तो ऐसा है कि हाँ इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, वो हो पता जाता होता है। है ना मेंटली आपको, हाँ। और उस समय आपको बिलीव नहीं करेगी, जब मैं कृष्ण करता था तो कृष्ण, अर्जुन बोलते थे, शक्ति सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो बोलते थे, प्रभु स्थित प्रज्ञावस्था विस्तार से समझाइए। और ये कह के शक्ति जी बाहर चले जाते थे। अब मैं 10 पन्ने विस्तार से समझा रहा हूँ, 10 पेज। तो कह रहे, तो मैं ऊपर की पिन निकाल देता तो हमारे सारथी तो रुद्रा जी, मैं कहता था सर कहीं भी गड़बड़ हो आप रोकिएगा नहीं, उतनी जी। उतना हम लोग इन पंच आउट पंच करके हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो एक फ्लो जो बन रहा है उसको तोड़िएगा नहीं, आप रोकिएगा नहीं। तो वो भी बड़े पुराने और बड़े पारखी थे।
तो मैं एक एक पन्ना यूं यूं करके पढ़ पढ़ के धीरे से विदाउट कोई आवाज किए बोलता जाता था। मुझे मालूम है कहाँ गड़बड़ भी हुआ, कहाँ सही भी हुआ, और पूरे 10 पन्ने बोल जाता था। फिर जहां मुझे लगता था गड़बड़, या रुद्रा जी को जहां लगता था, जवाहर भान जी को, वो सब आउट पंच इन पंच करके वो हम लोग कर लेते थे। बट वो जो फ्लो था, अगर आप सोचिए 10 पेज बोलना हो, आज के आर्टिस्ट को दे दिया जाए, एक एक लाइन अगर करने गए तो 2-3 दिन लग जाएंगे। आराम से। मतलब वो चीज नहीं आएगी और फील नहीं आएगी, वो फील भी नहीं आएगी। तो बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन वो सब ईश्वर ने ही कराया। वो जो मतलब जो आपने कृष्ण भगवान जी की डबिंग की थी, तो वो जी आपका, जैसे आप कह रहे हो 10-10 पेज साथ में, एक उनकी जो हिंदी बोलने का तरीका वगैरह, वो सब कैसे पॉसिबल हुआ सर? जरूर आपको कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, लाइक वो संस्कृत भाषा पूरी बहुत मुश्किल है। और वो इवन अभी आज के बच्चे जब ये देखते हैं प्रोग्राम, उनको तो कितने सारे वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता है। ये इसका श्रेय मैं दूंगा कानपुर में जो मेरी शिक्षा, थर्ड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड तक तो हम लोग मरियमपुर स्कूल और उसमें सब में पढ़े, मॉडल स्कूल। तो थर्ड में पापा की मेरी डेथ हो गई थी, तो हम उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर में आ गए। तो ओके। नानी ने कहा हमारी भारतीय संस्कृति और इन सब का भी ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए। तो वहां से जो हमारा एक परिवर्तन, जो एक चेंजेस शुरू हुए हैं, जो संस्कृत से एक जुड़ाव शुरू हुआ है। और वहाँ नेचुरली आप जानती हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, उसके बाद कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय 8th तक किया, तो पूरी संस्कृत पढ़ते रहे। फिर यहाँ आए बॉम्बे, तो यहाँ तो 9th तो हमने रट रटा के किसी तरह नकल अकल मार के इधर उधर से दोस्तों की हेल्प लेके पास हो गए मराठी में। लेकिन पसीने छूट गए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि 10th में ये मराठी की वजह से हमारे नीचे आ जाएंगे परसेंटेज, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग गए, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने कहा 3 स्टूडेंट्स के लिए तो भाई हम टीचर नहीं अपॉइंट कर सकते। हम 3 थे, एक पांडे, एक शर्मा और एक मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको पर्चा दिलवा देंगे। हमने कहा सर इतना ही बहुत है, बस इतना ही करवा दीजिए संस्कृत का, क्योंकि ऐसे तो हम पास ही नहीं हो पाएंगे, बड़ा मुश्किल। तो वो जो फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड जो संस्कृत मैंने पढ़ी है, और इन विद्यालयों में, इन स्कूलों में जो मैंने पढ़ा है, सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल उपाध्याय, जो शिक्षा, जो नींव वहां पढ़ी थी, तो हमारे लिए तो ऐसा था कि एकदम बहुत ही सरल, जैसे कि हमारी रगों में दौड़ रही, वो चीज मेरी रगों में दौड़ रही। तो मैं ऐसे ही बोलता गया, बड़े बड़े श्लोक हैं, बड़े बड़े वो सारे शब्द, जो संस्कृत के शब्द और उच्चारण, स्थित प्रज्ञावस्था और ये सारे बड़े, तो हाँ बड़े वही। मेरे लिए आसान रहा बड़ा। बिल्कुल। तो आज सर के बच्चों के लिए तो हिंदी ही पढ़ना है। जी वही, क्योंकि हिंदी पढ़ने में ही मात्राओं में गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर मैं सही। आपसे जरूर पूछूंगी कि बहुत जनों को नहीं पता है कि जैसे हमें पता है एक्टिंग के लिए ऑडिशंस होते हैं, तो डबिंग के लिए भी कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मतलब आप वो करेक्टर में सूट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी वॉइस जा रही है कि नहीं, और आप कितना नजदीक है, उसके साथ साथ 5-7 लोगों का और भी ऑडिशन लिया जाता है। तो जो सबसे करीब होता है उसको फिर फाइनल किया जाता है। डिज्नी हो, चाहे हॉलीवुड की फिल्में हो, चाहे साउथ की फिल्में हो, तो होता है ऑडिशन। हिंदी फिल्मों में भी आजकल ऑडिशन, जो मेन करेक्टर होते हैं उनके लिए ऑडिशन होता है, सब जगह ऑडिशन। सर मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमें कुछ एक्टिंग या कुछ डायलॉग या सिंगिंग कुछ करके दिखाना चाहें। मैं किसके डायलॉग, कृष्ण के सुनना चाहेंगे कि साईं बाबा के, या दोनों के सुना दूं मैं? तो दोनों के थोड़े थोड़े सुना दीजिए। हाँ, कृष्ण का मैं सुना देता हूँ। वॉइस कृष्ण की बहुत पतली रखी थी मैंने। तो याद हो गया उस श्लोक और उसका अर्थ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। हे पार्थ, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, और ना ही अग्नि जला सकती है। क्या ये बात। तो कृष्ण के हैं, ये कृष्ण के हैं। और साईं बाबा का मैं कुछ सुना देता हूँ। साईं बाबा की बड़ी नीचे और बड़ी गरु गंभीर वॉइस थी।
ये दुनिया मालिक की इच्छा से चलती है, इंसान की इच्छा से नहीं। इंसान की इच्छा से चलती होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती। नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई, जब से दुनिया बनी है, इनकी दुश्मनी, इनकी दोस्ती हमेशा कायम रही है। इस तरीके से। वाह सर, मतलब आपकी आवाज से मैंने वो सीन विजुअलाइज कर जी, लिया, मतलब राइट राइट। बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि जैसे अभी ये जो 2020 साल रहा, वो आपका लॉकडाउन पीरियड कैसे गुजरा सर? देखिए भाई, अब पहले तो मैं उन सभी लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा जो बेचारे इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं, और मैं सबको कहूंगा सेफ रहें, घर पे रहें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ईश्वर करे आप सब लोग जल्दी ठीक हो जाएं। तो बहुत से लोगों के लिए बड़ा ही दुखद और बड़ा ही पेनफुल, बहुत तकलीफों वाला समय रहा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि मैं इतने सालों बाद, वर्षों बाद फिर से जीवित हो उठा, क्योंकि इतने सालों, उस समय भी आवाज होती थी कि किसने किया, और इंडस्ट्री में सबको मालूम था कि पवन शुक्ला ने किया है। इस बार कई ऐसे माध्यम, जैसे आप जैसे, अंजलि जी ने, आपने पकड़ा मुझे, तो आप जैसे लोगों की वजह से ये सारी चीजें उजागर हो गई, सामने आ गई कि भाई कृष्ण का, साईं बाबा का, युधिष्ठिर का, और भी बहुत, सलमान खान की कई फिल्में की, अनिल कपूर के लिए कई फिल्में की, तो बहुत बहुत सारा काम। तो अब ये चीजें तो जाहिर सी बात है, कोरोना में मैं तो जीवित हो उठा। हाँ, बिल्कुल। सही बात है सर, कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि बहुत सारे आप लोगों के जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, मतलब आप लोगों के बारे में लोग नहीं जानते और सब तक पहुंचनी चाहिए, मतलब आप लोगों ने इतना काम किया है। इवन जब जी मुझे नरेंद्र जी बताते हैं ये सब चीजें, तो मैं बोलती हूँ हाँ हमें करना है, मतलब आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू पीपल, एक्चुअली मुझे लगता थैंक है। यू, थैंक यू, माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। सर अभी 2021 के क्या प्लान्स हैं? बहुत है अभी तो शूटिंग भी। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, ब्लैक रोज करके है, शिमारो करके है, उसमें जो मुझे पता चला है, अभी तक मुझे ऑफिशियली कोई उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन वो फिल्म रिलीज हो गई है। और एक अभी फिल्म कर रहा हूँ जो अभी जबलपुर में शूटिंग हुई थी, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से पूरी नहीं हो पाई। तो अभी दोबारा भी हम लोग जाएंगे, कान्हा करके है, जो काफी अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, पायल सक्सेना, वो कर रही हैं। तो ओके। ये एक्टिंग का भी चल रहा है, और वॉइसिंग का तो चल ही रहा है बहुत सारा, मतलब कई, मतलब कुछ ना, अभी जैसे अभी बाहुबली भी किया था, अब वो भोजपुरी में हो रही है, हिंदी में तो किया ही मैंने, अब वो भोजपुरी में हो रही है केजीएफ। अभी केजीएफ, अब वो केजीएफ का वो जो मैंने किया था, 3 कैरेक्टर किए थे केजीएफ में, तो अच्छा हिंदी में, अब वो भोजपुरी में भी हो रहे हैं, बहुत सारा काम। साउथ की फिल्में ये सब डब होती रहती, इंग्लिश फिल्में। अच्छा। तो सर ये मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी कि जैसे आपका एक पर्सनल फेवरेट एक्टर कौन है? होता है ना हर किसी का एक दिल्ली, पर्सनल फेवरेट। वन एंड ओनली दिलीप कुमार। वन एंड ओनली, बिल्कुल। अरे वो सर आप, एक हाँ, जी सर बोलिए, आप क्या कह रहे थे? आप आप दिलीप साहब के पहले की फिल्में देख लीजिए, और दिलीप साहब के बाद की फिल्में देख लीजिए। वो बीच में एक, जिसे कहते हैं ना, बदलने वाले, जो ट्रेंड को चेंज करने वाले, वो थे जी यूसुफ साहब, दिलीप साहब। तो उससे पहले सहगल साहब कैसे परफॉर्मेंस होती थी, नाक से बोलना, और कैसे होती थी परफॉर्मेंस। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी तो आया हूँ, और अभी जाने की सोच रहा था, थोड़ा बैठो ना। मतलब नाक से बोलना, और धीरे धीरे बोलना, दिलीप साहब ने आके एकदम नेचुरल चेंज कर दिया, मतलब मेथड एक्टिंग। और उनके देवदास आप देख लीजिए, मुझसे कई बार एक जगह हुई थी, महेश भट्ट की कोई फिल्म थी, मैं कर रहा था, तो वहां बहस हो गई ऐसे, कहने अरे नहीं नहीं, शाहरुख खान ने देवदास में बहुत अच्छी की, यूसुफ साहब क्या करेंगे दिलीप कुमार। मैंने कहा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। हाँ। देवदास का सब्जेक्ट था कि दिलीप साहब को ये दिखाया गया था, वो बच्चा जो है वो गांव से कैलकाटा आता है, एक छोटे से कस्बे से कैलकाटा आता है। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है कि एक लड़का इंडिया से जाकर फॉरेन में 20 साल, 15 साल, 12 साल बाद वो फॉरेन से वहां से लौट रहा है। कॉन्सेप्ट चेंज किया। और दूसरी बात ये
कि दिलीप साहब ने जो भी शराब पी के एक्टिंग की है एंड में, वो हर जगह लगे कि चोट लगा हुआ इंसान, दर्द में डूबा हुआ इंसान, उस शराबी की तरह लड़खड़ाए नहीं, कहीं भी नहीं लड़खड़ाए। लेकिन शाहरुख साहब ने जो किया है वो शराबी की तरह समुद्र में गिर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और एकदम शराबी की तरह परफॉर्मेंस की। तो वो बहुत बहुत बारीक फर्क है जो यूसुफ साहब की फिल्मों में गजब का किया। चोट खाए हुए देवदास लगता वही मतलब कहीं ना कहीं किसी की कॉपी करने में थोड़ी ओवर एक्टिंग हो जाती है, वैसा हो गया है है, ओवर एक्ट वो होता है ना जैसे बेटर करने की। भाई हाँ, कंपटीशन भी किससे है? दिलीप कुमार से कंपटीशन। तो मैं कहीं कम ना पढ़ूं तो बहुत ज्यादा कोशिश की करने की। तो बट ये दिलीप कुमार तो गजब गजब। बाकी सब लोग तो इस- भी बच्चे हैं उनके साथ। दिलीप कुमार जी जी, की आपने वॉइसिंग वगैरह ट्राई की आपने दिलीप कुमार जी के साथ कुछ? वॉइसिंग नहीं, वो मेरा इत्तेफाक, हाँ इत्तेफाक हुआ था एक बार फिल्म बी आर डबिंग थिएटर में। वो दूसरे वाले स्टूडियो में क्या था कि नीचे नीचे रहता था स्टूडियो, और ऊपर मॉनिटर रूम रहता था। तो मुझे अच्छा। पता चला कि दिलीप साहब आ रहे हैं, तो मेरी डबिंग खत्म हुई। मुझे पता चला दिलीप साहब आ रहे हैं, तो मैं तो ये मौका चूकने वाला नहीं था, तो मैं सीधे जाके ऊपर रिकॉर्डिंग रूम में खड़ा बैठ गया, देखने लगा, झांकने लगा। तो ऊपर से नीचे देखना पड़ता था। तो आए यूसुफ साहब, थोड़ा लेट आए, 1 डेढ़ घंटे लेट आए। अच्छा। बड़े एक जादूगर इंसान थे, मतलब ताज्जुब था, मतलब आए और सबने कहा हाँ भाई क्या टाइम हो रहा है? तो अच्छा, हम सब लोग जानते थे कि 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन सबको कुछ हिप्नोटाइज कर दिया था क्या, सबका टाइम लग रहा था कि एग्जैक्टली वही आ रहा है। फिर सब लोग कार्ड्स खेल रहे थे, तो कार्ड्स ओके। ले लो लो लो, मैं भी खेलूंगा, ले। हाँ ये लो, तुम गिनो कितने दिए, तुम्हें 10 दिए ना, हाँ ये लो 15, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तुम्हें दिए 25, हाँ तो चलो अब तुम गिनो। तो पता चले जिसको 25 दिए तो उसके 10 निकले, जिसको 10 दिए तो उसके 15 निकले। सब एकदम हिप्नोटाइज करे, अरे सर एक बार और, एक बार और, कहते नहीं नहीं नहीं, चलो चलो डबिंग करेंगे, डबिंग करेंगे, डबिंग। वो फिल्म थी मशाल। अच्छा। मशाल फिल्म। फिर वो सीन था कि कहते हैं विजय, कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कह, वो टेप रिकॉर्डर, वो कहते हैं वो चोरी करके लाता है अनिल कपूर, वो हाँ। टेप रिकॉर्डर फेंकते हैं। तो एग्जैक्टली अच्छा, ऊपर जो हमारे रिकॉर्डिस्ट साहब थे, बुजुर्गवार थे, और वो उनका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि यूसुफ साहब सिर्फ जब उनको करना होता तो सीधा बोलते थे स्टार्ट, बहुत सॉफ्टली स्टार्ट फ्रॉम, ओके। कट इट, इतनी इतने सॉफ्टली। और वो कह रहे थे ऊपर बैठे हुए रिकॉर्ड, कह रहे बुढ़ा है, पागल हो गया है, या अपने हिसाब से करता रहेगा। नेचुरली वो नहीं समझ पाए कि क्या, और 20-25 रिटेक लिए उन्होंने। वो झटका जो टेप रिकॉर्डर फेंकने का जो झटका वो वॉइस में देना चाहते थे, बट जो फाइनल हुआ है एकदम एक्यूरेट, एकदम नेचुरल लगता है झटका। वो टेप रिकॉर्डर फेंकने का जो वॉइस में झटका आना चाहिए, वो गजब गजब। तो लोग नहीं समझ पाते कि क्यों कर रहे हैं इतने रिटेक, क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल चीज आती तो तभी दिलीप कुमार कहलाते हैं। नहीं मतलब वही जो एक उनका वो कहते हैं ना, ये मशाल पिक्चर तो इट्स रियली ऑसम। उनका जो इसमें एक्ट है उनकी तो बहुत मतलब उनके साथ लोग रोए हैं, उनके साथ लोग हंसे हैं एक्चुअली में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गजब गजब गजब। अरे उनकी फिल्म आप वही देख लीजिए, गंगा जमुना देख लीजिए, क्या अवधि बोली है उन्होंने, जी। क्या गजब की अवधि है। जो आदमी पठान आदमी जो पाकिस्तान के वहां से आए थे, जो डिवाइड जब हुआ था, तो मतलब उस क्या गजब की उन्होंने अवधि बोली है। पढ़े लिखे लर्नेड आदमी, क्या गंवारों की तरह किया है उन्होंने। चाहे नया दौर के वो तागे वाले को देख लीजिए। तो ये सब उसके बाद की जितनी फिल्में, धर्मेंद्र जी हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे राजेश खन्ना हो, जितने सुपरस्टार, इवन अमिताभ बच्चन, सब उन्हें गुरु मानते, सब उनकी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं मुतासिर है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस झलक आती है। अब अमिताभ बच्चन साहब ने तो कई सीन किए हैं, उनके सीन के सीन जो वो गंगा जमुना में उन्होंने कबड्डी 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 के उन्होंने यहाँ पे पैरों से किया है, तो गंगा की सौगंध में। तो बहुत सारे सीन के सीन उन्होंने शराबी का किया था, चोट लगे, और कांच का, तो वो सारा सीन उन्होंने अपनी फिल्म में किया है। बहुत सारी फिल्मों में सीन के सीन उठाए हैं पूरे, उनको अपने तरीके से किया है। तो सब बहुत मुतासिर है उनसे। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा है आपसे बातें करते हुए। और आप जो होता है ना, हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो जरूर मैं चाहूंगी कि जो हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो हमारा शो देखते हैं, तो आप उनको कुछ बिल्कुल। मैसेज देना चाहेंगे?
बस यही कहूंगा दोस्तों, जिंदा रखो अपने आप को, वक्त आएगा, डेफिनेटली वक्त आएगा। और अब वक्त है भी। अभी थोड़ा सा समय ऐसा है कि इंडस्ट्री को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कुछ फिल्में नहीं देख रहे हैं, बड़ी फिल्मों को अवॉइड कर रहे हैं। उसका कारण भी बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। तो अब वो समय आ गया है जब अमेजोन और वेब सीरीज और अच्छे अच्छे कलाकारों को रिकग्निशन मिल रहा है, पहचान मिल रही है। और लोग उस प्लेटफॉर्म में अच्छे अच्छे कलाकारों को ढूंढ रहे हैं, ना कि स्टारों को ढूंढ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, इस समय मौका है। और जिंदा रखें आप अपने आप को, और कहीं ना कहीं अपनी कला से जुड़े रहें बस। बहुत जरूर, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा एक एक्टर को फौजी की तरह होना चाहिए। हम लोग कहते क्या माँ, फौजी की तरह होना चाहिए, क्या क्या मतलब क्या? कहने लगे, बेटा वो बॉर्डर पे बैठे रहते हैं, उनको जैसे ही ऑर्डर मिलता है, चाहे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, फायर तो बस शुरू हो जाते हैं। ये नहीं देखते, वो पूछा तो उनके ऑफिसर कहते हैं कि अरे सॉरी सर, आज तेल नहीं डाला था, नली साफ नहीं की थी, आज मैंने बंदूक वो नहीं की थी। दे आर रेडी। तो एक्टर को भी ऐसा होना चाहिए। क्या पता किस मोमेंट, किस घड़ी आपको कॉल आ जाए कि आप कल से शूटिंग पे आ जाइए। तो हमेशा बेटा प्रिपेयर रहो, ये माँ की शिक्षा है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब एक्सपेक्टेशंस और दूसरा होता है ना कि होप्स नहीं छोड़नी चाहिए जब हमें पता कभी है। नहीं, कभी नहीं। न रहो, ना निराश करो अपने आप को, बिल्कुल। और तो आज नहीं तो कल वक्त आएगा। ऑब्वियसली वो सही कहा आपने। मैं जरूर आपसे ये पूछूंगी कि जैसे कि आपने दूरदर्शन से स्टार्ट किया, उस जमाने से अभी वेब सीरीज का जमाना हो गया, तो जरूर आपसे पूछूंगी कि ये आपको क्या लगता है, ये हम लोग जो स्क्रीन है, पर्दा छोटा होता जा रहा है, अब मोबाइल तक पर्दा पहुंच चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अंजलि जी, अभी मैं एक जगह गया भी था और मैंने ये बात कही थी लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही। अच्छा। मैंने कहा अब देखिए, भूल जाइए। अब चाइना से ये बीमारी फैली है, अब धीरे धीरे पूरे विश्व में जाएगी। और ये 70 mm का जमाना चला गया है। स्क्रीन भी देखने के लिए आदमी के पास वक्त होना चाहिए। अपने ऑफिस में बैठा है, या बस में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है, या टैक्सी में जा रहा है, तो उसको चाहिए मोबाइल में। सारी दुनिया सिमट कर अब मोबाइल में आ गई, मोबाइल में आ गए। जितनी भी। तो आप, मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा, सर ये आपने क्लोजअप तो बहुत कम लगाए हैं, इतने लॉन्ग शॉट लगाए हैं और मास्टर शॉट ज्यादा लिए हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 70 mm का जमाना चला गया, टेलीविजन का भी जमाना जा रहा है, अब लोग मोबाइल में देख रहे हैं। तो जितना क्लोज वर्क हो, तो कह रहे अरे सर आई एम इनलाइटन, ये बात तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बोली। मैंने कहा, सर अभी भी आपके पास वक्त है, वी शुड थोड़े से जो पोर्शन आपके क्लोज में नहीं है, लॉन्ग शॉट में, उनको थोड़ा सा एक क्लोजअप लेके एक तो बढ़िया कर लीजिए। कहने लगे वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो मैं ध्यान में ही नहीं रहा, मैंने कई जगह बात बोली कि अब जमाना क्लोजअप का आ गया, छोटे राइट। छोटे कट्स का आ गया, मास्टर शॉट का जमाना चला गया, क्योंकि सब मोबाइल में देखें, छोटे से एक बॉक्स में। और एक्चुअली सबको अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना है। हर किसी को लगता है जब टाइम मिले और जब मुझे जरूरत है तब अवेलेबल होना चाहिए चीज, वैसे। बिल्कुल। फीमेल्स खाना बनाते हुए वही कान में लगा के वही मोबाइल सामने रखा, काट रही है और खाना बन रहा है वहां, और सारे वेब सीरीज वही देख डालते हैं वो। तो सबको अपनी सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ इजी ये है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। फिर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, लग रहा है मंजुली जी से बातचीत कर रहे हैं आपस में हम लोग, बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। और बड़ा ही स्मूथ गोइंग, बहुत प्यार से आराम से काम हुआ, पता भी नहीं चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बल्कि अच्छी पुरानी सुनहरी यादें, आज का वक्त, आज का दौर, आज के कलाकारों को क्या करना चाहिए। कितने बढ़िया बढ़िया आपने क्वेश्चन किए हैं जो एकदम आज के दौर के लिए कलाकारों को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगे। जी सर, जरूर। हम लोग का मोटिव ही ये है कि सबको होता है ना, मोटिवेशन मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पहला क्वेश्चन आपने किया था ना, जुनून, पैशन, भाई जी। कहाँ आदमी को मिल पाता है? ये तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं कि जिनका जो काम कर रहे हैं वही उनका पैशन था। आधे से ज्यादा, मतलब ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो इस फील्ड में आना चाहते थे वो कुछ और कर रहे हैं। सुभाष घई आए थे एक्टर बनने, तो डायरेक्टर बन गए। आज भी उनकी इच्छा होती तो कहीं बीच में टाटा टाटा कर देते हैं, किसी गाने में आ जाते हैं, कुछ बेचारे अपनी फिल्म नहीं। एक एग्जाम्पल नहीं, मैं तो, और ये तो फिर भी आर्ट फील्ड में है।
कोई आर्ट से जुड़ा हुआ है तो सर्जन बन जाए, कोई सर्जन सिंगर बनना चाहता तो नेता बन गए। तो बहुत सारे, ये तो बहुत मुश्किल होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वही आपका पैशन हो तो भाग्यशाली है भाई आप की। और या तो सही। आप और या तो आप और या तो आप ऐसा काम, मतलब जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं पैशन के पीछे भागा नहीं, सोचा ही नहीं, कुछ सोचने का वक्त भी नहीं था। पापा चले गए, मदर यहाँ बॉम्बे में, ब्रदर आए, स्ट्रगल शो। लेकिन कुछ ऐसा रास्ता दिख गया कि लगा कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये कहीं था मेरे अंदर जो मुझे पता ही नहीं था। तो वो धीरे 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 पैशन बनता चला गया। तो कोई तैयारी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। उससे पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, उससे पहले मिलिट्री में जाना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे। तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं वक्त के साथ। बहुत सारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। पैशन भी बदलते रहते मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए। हैं। बहुत 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 समय समय का वो चोपड़ा साहब की फिल्म थी ना, वक्त के दिन और रात, वक्त की है शह गुलाम। तो वक्त ऐसा है कि अब देखिए, अब 2 साल से हम सब लोग बैठे हैं, इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिलना बंद हो गया। हर आदमी बहुत ही अभी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है, कहीं बाहर निकल नहीं सकता है। तो समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें, वैसे ही समय जिंदगी भी, हमेशा हम चाहें कि हमको ये हासिल हो जाए, ये मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बस ये है, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। जो मिल जाए काम, तो ईमानदारी से करें और धीरे धीरे उसको अपना पैशन बना। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको कहूंगी कि थैंक यू सो मच कि आपने अपनी इतना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, अपनी पैशन जर्नी। और इवन बहुत वॉइस ओवर, बहुत बहुत लोगों को नहीं पता होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग का जो एक होता है फील्ड, बहुत जनों को नहीं पता होता, और आपने काफी नॉलेज दी हमें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंजलि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा।